आजादी महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 10वीं बार देश को संबोधित किया, लेकिन इस बार पीएम मोदी का भाषण चुनावी शब्दों और विपक्ष पर तंज के बाणों से भरा रहा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से नए नवेले इंडिया गठबंधन पर भी जोरदार हमला किया और नरेंद्र मोदी के हमले से तिलमिलाया विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ मोदी और एनडीए के खिलाफ मीडिया में उतर आया। 15 अगस्त के मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव ने यह साबित कर दिया कि देश में 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार लोकसभा चुनाव का मुकाबला जोरदार होने वाला है। इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। अगली बार 15 अगस्त को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फहराएंगे। लाल किले से मोदी की ललकार और आम चुनावों से पहले 76वें आजादी महोत्सव के मौके पर भी राजनीति खूब देखने को मिल रही है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जनता से मदद और आशीर्वाद भी मांगा और अगले साल एनडीए की जीत और पीएम पद पर लौटने का खुला ऐलान भी कर दिया। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर विपक्ष पर हमले खूब किए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को 3 बुराइयों के रूप में गिनाते हुए पीएम ने कहा, यह मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि वो इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है।
लाल किले से कार्यकाल के आखिरी स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी का यह हमला नए नवेले गठबंधन को रास नहीं आया और एक बार फिर एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी पर हमलावर हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी के घर से 15 अगस्त मनाने का ऐलान कर दिया। तो बिहार की धरती में नीतीश ने 2024 में देश को आजादी मिलने का दावा कर दिया। तो लालू यादव ने भविष्यवाणी कर दी कि इस बार नरेंद्र मोदी लाल किले पर आखिरी बार झंडा फहराएंगे। हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है। वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है, तो क्या करिएगा। और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा जो देखिएगा उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। सर मोदी जी अगला बार अब हरा पाएंगे? नहीं फहरा पाया। तो क्या आज उनका क्या माना है? मोदी जी का आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आएंगे। प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले ज़रूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। पहले तो प्रधानमंत्री ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष पर करारा हमला किया और फिर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए उन्होंने विपक्षी एकता को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री का जवाब देने के लिए पूरा विपक्ष मैदान में उतर पड़ा। दरअसल जब से इंडिया गठबंधन वजूद में आया है, तब से सारी विपक्षी पार्टियां हर मौके पर अपनी एकजुटता और मजबूती को दर्शाने में पीछे नहीं रह रही हैं। इंडिया अलायंस बनने के ठीक बाद विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर एकजुटता दिखाई। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के नेता सीधे मणिपुर के हालात जानने ग्राउंड पर पहुंचे। वहीं दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी तमाम विपक्षी दलों ने संसद में यूनिटी दिखाई। विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी अपनी ताकत दिखाई। नीतीश कुमार की तमाम कोशिशों के बाद तमाम विपक्षी दल एक छत के नीचे आए। कई बार नाकाम मीटिंग्स की कोशिशों के बाद विपक्षी एकजुटता की 2 सफल बैठक हुई। गठबंधन को इंडिया नाम भी मिला, लेकिन अभी भी टीम को कप्तान की तलाश है। ऐसे में राहुल गांधी को मिली कानूनी राहत और सांसदी वापस मिलने से गठबंधन में देश की सबसे पुरानी और बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस का दबदबा बढ़ा है और यही बात गठबंधन के लिए आने वाले चुनावों में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 5 राज्यों में 161 सीटें हैं। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। ताजा समीकरणों के मुताबिक केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सीटों पर कांग्रेस का ही दावा मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स का मानना है कि इन सब के बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। गठबंधन का वजूद कितना मजबूत होगा, इस पर अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं दी जा सकती है। अभी तो केवल औपचारिक मुलाकातें ही हो रही है ना, कोई ठोस परिणाम तो निकला नहीं। शरद पवार से लोग मिले, शरद पवार की पार्टी टूट गई। कांग्रेस विपक्षी पार्टी के रूप में मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद ही नहीं रहा। पहले तो कांग्रेस को अपने वजूद को फिर से पनप पाना पड़ेगा, फिर हम इस पर बात कर सकेंगे। पहले ही कहा गया करीब 145 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस
देश भर में जहां कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट होगी। ये तो मान के चलना पड़ेगा और सबको ये एक्सेप्टेबल भी है, मालूम भी है कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो पूरे देश भर में, हर प्रदेश में, चाहे कितनी भी बदतर हालत कांग्रेस की हो, लेकिन मौजूदगी तो है उसकी स्टेट पे ना। तो ऐसे में ये सोचना कि उससे कोई गठबंधन क्या करेगा, जाहिर है जहां पे जो पार्टी नहीं है वो वहां पे नहीं लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर नजर डाले तो पता चलता है कि 2014 में राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से घाटी की 3 सीटें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों ने जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी ने 50% से अधिक वोटों के साथ जम्मू और उधमपुर को बरकरार रखा। आपको बता दें कि घाटी के 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे और ऐतिहासिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत रही। विपक्षी गठबंधन की अगली अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में होनी। इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा के 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतती रही। इसी के मद्देनजर 2019 में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका था। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी। वहां दोनों ही दलों में 36 का आंकड़ा है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आपने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर भी दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने भी आपको साथ देने पर ऐतराज जताया था। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन को तब 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, जबकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को करीब 40% वोट मिले थे। अकेले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। अब जब 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को साथ कर लिया। 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को एसपी, आरएलडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा करना और वोट शेयर हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो गठबंधन पर इसका बहुत बड़ा दबाव बनना तय है। छोटे दलों के लिए राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह कांग्रेस की छोटे दलों के प्रति नीति बताते हैं। और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस छोटे दलों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देगी। जिस तरह कांग्रेस की आने वाले स्टेट्स में पोजीशन बेहतर अगर होती है, तो जाहिर है, और ये कोई कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी भी होती जिसका कि वजूद ज़्यादा बढ़ता जाता है समय के साथ, तो जाहिर है कि गठबंधन में उसकी पैठ बढ़ जाती है, उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, और जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें फिर उसको बेटर बार्गेनिंग पोजीशन हो जाती है। इन आंकड़ों, दावों और तैयारियों को देखने के बाद एक बात साफ है कि मोदी नाम केवलम के आगे इंडिया नाम के साथ मैदान में उतरना भी विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार मुश्किलें बाहर से नहीं, खुद उसके अंदर से है। और अंदर के तूफान को गठबंधन नहीं संभाल पाया तो 2024 उसके लिए सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।